नमस्कार। मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य और समाज के संबंध पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की धारणा से परिचित हो सकेंगे, लोक और शास्त्र का द्वंद्व समझ सकेंगे और साहित्य इतिहास से संबंधित चिंतन से परिचित हो सकेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक, चिंतक और विचारक है और उन्होंने साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ नई बातें हमको कही है। इसलिए उन बातों को जानने के लिए द्विवेदी जी की साहित्य संबंधी और साहित्य के साथ ही मनुष्य संबंधी धारणाओं को जानना जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ और इसलिए जो बात मनुष्य के हित में है वो बात अच्छी है। इसलिए एक जिसे कहना चाहिए कि मनुष्य केंद्रित चिंतन उनका है और वो कहते हैं कि मनुष्य की जो जय यात्रा है वो जिस तरह से विकसित हुआ है मनुष्य अपने साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान के द्वारा, उस जय यात्रा की अभिव्यक्ति संस्कृति के माध्यम से साहित्य में होती है और उसका इतिहास हम लिखते हैं। इसलिए द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य के इतिहास का मतलब मनुष्य की जय यात्रा का इतिहास। क्यों मनुष्य साहित्य लिखता है, द्विवेदी जी ने इस पर भी विचार किया है और इस संदर्भ में 2-3 बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण वो क्या करता है कि अपने आप को नाना रूपों में अभिव्यक्त करता है। वो बताता है क्या है, अन्य लोगों के करने धरने में रस लेता है, अपने इर्द गिर्द की वास्तविक दुनिया को समझना चाहता है और उसके बाद कल्पना द्वारा एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने में रस पाता है जो वास्तविक दुनिया के दोषों से रहित हो। ये 4 मनुष्य के मूल मनोभाव है और इन्हीं मनोभावों के कारण मनुष्य साहित्य सृजन करता है और ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और द्विवेदी जी कहते हैं कि इसको हमें जानने और समझने की जरूरत है। साहित्य के इतिहास का जो उद्देश्य है वो सिर्फ साहित्य के लेखन के क्रमिक उसका परिचय देने तक सीमित नहीं है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसका सिर्फ परिचय नहीं देना होता है, बल्कि उसकी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य केवल साहित्य रचना का क्रमिक परिचय देना और उसकी आलोचना करना नहीं, साहित्य का बोध पैदा करना भी है। और साहित्य का बोध पैदा करने का अर्थ है साहित्य की सामाजिकता की रक्षा और ऐसी ऐतिहासिकता की चिंता करना। साहित्य का इतिहास हमें उन स्थितियों और घटनाओं के बारे में बताता है जो रचनाकार की रचना को साहित्यिक बनाते हैं। साथ ही वे हमें यह भी बताता है कि हमारे लिए वे रचना साहित्यिक क्यों है, क्यों कोई रचना साहित्यिक नहीं। इस प्रकार साहित्य का इतिहास लेखन साहित्य की अस्मिता बोध से जुड़ा हुआ है और उस साहित्य की जो अस्मिता बोध है वो साहित्य के विकास से जुड़ा हुआ। इसलिए इतिहास लेखन में तथ्यों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है इतिहासकार का दृष्टिकोण। जिस दृष्टिकोण से वे उन तथ्यों का संग्रह करता है, उनका चयन करता है, उनका स्वीकार करता है या किसी किसी को अस्वीकार करता है। इन तथ्यों के बीच में संबंध भी, आपसी संबंध भी होता है, उन संबंधों की व्याख्या करता है, फिर उनकी प्रस्तुति करता है और उस प्रस्तुति में आख्यान की रचना करता है। और ये जो सारा काम है ये साहित्य का इतिहासकार करता है। इसलिए साहित्य के इतिहास में तिथियों, तथ्यों, ब्योरों का उतना महत्व नहीं है जितना साहित्य के विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने वाले सुसंगत दृष्टिकोण का। पहले तो आप परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि परिवर्तनों की व्याख्या के साथ वो ये भी देखना होगा कि वो किस दृष्टि से उन परिवर्तनों की व्याख्या की है। इसलिए इतिहासकार की जो अपनी जीवन दृष्टि है वो अपनी जीवन दृष्टि भी उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में द्विवेदी जी की 3-4 किताबें हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से 1940 में छपी हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 उनकी इतिहास संबंधी किताबें हैं। लेकिन इसके अलावा भी
जो उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, उसमें भी उनका साहित्य इतिहास संबंधी विवेक अभिव्यक्त हुआ। जैसे कबीर है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप है। इसके अलावा उन्होंने कई और भूमिकाएं लिखी, कुछ लेख लिखे हैं छोटे छोटे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विश्लेषण किया है उसमें नई बातें आई है। इस तरह से ये इनके द्वारा हम द्विवेदी जी के इतिहास संबंधी दृष्टिकोण को जान और समझ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने की वकालत करते हैं और उसका कारण यह है कि वो एक मानवतावादी रचनाकार हैं। वे जीवंत मनुष्य और उसके समूह समाज को सारी साधनाओं का केंद्र और लक्ष्य मानते हैं। उनका उदाहरण है, वो कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। और इसलिए मनुष्य की जय यात्रा वो उनका बहुत ही प्रिय शब्द है और बहुत जगह पर इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य की जय यात्रा का पथ जो है प्रशस्त करना है, उनको आगे बढ़ाना है, और इस आगे बढ़ाने की जो साधना है वो साहित्य। उनकी रचनाओं में इतिहास बोध रचा बसा है। मानवता के इतिहास का सही बोध उसकी विकास यात्रा के बोध के बिना नहीं हो सकता। द्विवेदी जी इसी विकास यात्रा को मनुष्य की जय यात्रा कहते हैं और साहित्य के इतिहास में इसी जय यात्रा का आभास पाना चाहते हैं। वे लिखते हैं, साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय यात्रा का कोई आभास देता है? इतिहास विधाता का स्पष्ट संकेत इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। क्या साहित्य और क्या राजनीति, सब का एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है। और इसके लिए द्विवेदी जी का भी ये भी एक और शब्द बहुत प्रिय है जो बार बार काम में लेते हैं कि इतिहास विधाता। और इतिहास विधाता कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। इतिहास को विकसित करने वाली जो मनुष्य की जो क्रियाशीलता है, वो मानवीय जो दृष्टिकोण है, वही द्विवेदी जी के अनुसार इतिहास विधाता के रूप में आता है। उनकी इतिहास दृष्टि ये बताती चलती है कि निश्चित रूप से वास्तविक इतिहास का अर्थ मानवीय जिजीविषा, उसके संघर्षों और उसकी उपलब्धियों का क्रमिक विवरण ही हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि जिस प्रकार राजनीतिक या सामाजिक इतिहास मनुष्य के इतिहास का अंग है, उसी प्रकार साहित्य का इतिहास भी मनुष्य के इतिहास का ही अंग है। यही कारण है कि उनके लेखन में इतिहास और मनुष्य की जय यात्रा लगभग पर्याय की तरह प्रयुक्त हुए। इतिहास की अपनी धारणा को समझते हुए द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में कहा है, इतिहास जीवंत मनुष्य के विकास की जीवन कथा होता है, जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहने वाली नव नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय यात्रा का चित्र उपस्थित करता है और जो काल के पर्दे पर होने वाले नए दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्घाटित करता रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते थे कि हिंदी साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन अनेक लुप्त और सुप्त मानव चिंता प्रभावों का परिचय दे सकता है। केवल पुस्तकों की तिथि तारीख तक ही साहित्य का इतिहास सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, पुस्तकों से परे होता है। मनुष्य समाज बड़ी जटिल वस्तु है और द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य तो मुश्किल समझ में आने वाला है, साहित्य का अध्ययन उसकी अनेक गुत्थियां सुलझा सकता है। उनका ऐसा मानने का अभिप्राय यह था कि साहित्य का इतिहास लेखन वस्तुतः साहित्य मात्र का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का इतिहास प्रस्तुत करता है जो साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति पाता है। साहित्य के इतिहास की इस व्यापक धारणा का ही परिणाम है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि को और अधिक विस्तार दे सकने में सक्षम हो सके। और यही कारण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को समझने के लिए समूचे भारतीय साहित्य और संस्कृति की समझ को जरूरी समझा। इसलिए वो उस भारतीय संस्कृति के संदर्भ में साहित्य के इतिहास को और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास लेखन इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि साहित्य का इतिहास साहित्यिक रूपों, विधाओं, संरचनाओं और शैलियों का ही क्रमिक अध्ययन नहीं करता, वो तो करता ही है, अपितु राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के साथ ही उसके गहन सरोकार है। इन सरोकारों को मुख्य मानने के ही कारण द्विवेदी जी ने परंपरागत साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति भी बदल डाली है। परंपरागत इतिहास लेखन की पद्धति में प्रमुख साहित्यिकों और उनकी कृतियों का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाता था
और जो विभिन्न समय में साहित्य के विकास क्रम को बताते थे और उनकी प्रवृत्तियों का विवेचन होता था। इस प्रकार पारंपरिक साहित्य इतिहास लेखन में रचनाकारों का धारावाहिक संतुलन और कालक्रमिक विवेचन मूल्यांकन ही प्रमुख होते रहे। द्विवेदी जी ने पारंपरिक साहित्य इतिहास लेखन की इस चलताऊ प्रणाली से अपने आप को अलग किया और अलग करके तब इतिहास लिखा। यही कारण है कि उन्होंने अपने इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के आरंभिक प्रबंधों और साहित्य की खोज करने और उन रचनाओं को विश्लेषित मूल्यांकन करने का काम पहले नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य की चर्चा की। भक्तिकाल ही द्विवेदी जी के इतिहास और आलोचना का मुख्य विषय है और द्विवेदी जी मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो वास्तविक इतिहास है वो इसी भक्तिकाल से शुरू होता है। लगभग सन 1930 के बाद भारत में प्रगतिशील आंदोलन का विकास हुआ और वो समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, साम्राज्यवाद का विरोध तीव्र हुआ और इसलिए काल क्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य की भूमिका एक तरह से कहना चाहिए कि प्रगतिवादी कालखंड की रचना है। और कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि ये उत्तर छायावादी दौर की रचना है, क्योंकि द्विवेदी जी के मन पर इन उत्तर छायावादी रचनाकारों का भी उतना ही प्रभाव है जितना प्रगतिवादियों का प्रभाव है। और प्रगतिवाद के प्रभाव से उन्होंने आम जनता के जीवन का विश्लेषण मूल्यांकन करने वाले को महत्व दिया। कुछ आलोचकों का ये भी विचार है कि कबीर का जो उन्होंने नया मूल्यांकन किया उसके मूल में भी शायद प्रगतिशील आंदोलन है। हालांकि द्विवेदी जी उस दृष्टि को न मानते हुए वो कहते हैं कि नहीं, ये एक तरह का स्वाभाविक विकास क्रम है और मैं अपने ढंग से इस निष्कर्ष पर वो पहुंचा। और क्योंकि सिर्फ कबीर का ही मूल्यांकन नहीं किया बल्कि एक अलग परंपरा से, नई परंपरा से उन्होंने बाकी रचनाकारों के बारे में भी बहुत बातें कही। हजारी प्रसाद के द्विवेदी के इतिहास लेखन में प्रगतिशील आंदोलन से सहानुभूति व्यक्त हुई है और इस सहानुभूति के कारण हम ये कह सकते हैं कि उनके साहित्य विवेक के निर्माण में छायावाद काल की रचनाशीलता है और उनके साहित्य विवेक का जो निर्माण है वो प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव है, ये लोगों का मानना। इसलिए उनका विश्लेषण मूल्यांकन करते समय हमें इन दोनों कालों को, छायावाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद, दोनों के प्रभाव को हम रेखांकित कर सकते हैं। द्विवेदी जी का इतिहास चिंतन परंपरा के निरंतर्य, लोकोन्मुखता और भविष्य की चिंता के साथ जुड़ा हुआ। परंपरा का पुनर्मूल्यांकन उनकी इतिहास चिंता का प्रस्थान है। परंपरा की गतिशील संबंधों संबंधी उनकी इस धारणा का उत्स गुरुवर रविंद्रनाथ के साहचर्य से प्राप्त भारतीय साहित्य की परंपरा को परखने की उदात्त दृष्टि है। इसके साथ ही द्विवेदी जी के मध्यकालीन बोध के निर्माण में आचार्य क्षितिमोहन सेन का प्रभाव भी लोगों ने लक्षित किया। क्षितिमोहन सेन भारतीय संस्कृति पर कार्य करते समय साधारण जनता के अध्ययन पर बहुत बल देते थे और उनके बारे में द्विवेदी जी ने लिखा है कि वे कुछ थोड़े से संस्कृत ग्रंथों पर आश्रित तथ्यों को ही भारतीय संस्कृति के अध्ययन का प्रधान साधन नहीं मानते थे। अनेक जातियों और उपजातियों की अनुश्रुतियों, आचार परंपराओं और अधभूले इतिवृत्तों का महत्व उनकी दृष्टि में कम नहीं है। इसलिए जो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, जो लुप्त हो गई, लेकिन जो लोक में मौजूद है, स्मृतियों में मौजूद है, लोगों की जानकारियों में मौजूद है, दंत कथाओं में मौजूद है, इतिहास में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और द्विवेदी जी ने इस क्रम में उनका भी जिक्र किया। उनका मानना था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने से पहले जैन और बौद्ध अपभ्रंश का साहित्य, कश्मीर के सेवों का और दक्षिण का और पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम के नाथों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण, निबंध ग्रंथ, पूर्व के प्रच्छन्न बौद्ध वैष्णवों का साहित्य और विविध लौकिक भाषाओं के साहित्य की जांच कर लेना बड़ा उपयोगी होगा, जिनकी अच्छी जानकारी के बिना हम न तो भक्ति काल के साहित्य को समझ सकेंगे, न वीर गाथा को, न रीतिकाल को। उनकी इस मान्यता के पीछे क्षितिमोहन सेन की व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि का प्रभाव आलोचकों ने लक्षित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने लिखा,
विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के बहाने इस पुस्तक का आरंभ हुआ था। मूल व्याख्यानों में से बहुत से अंश छोड़ दिए गए हैं जो हिंदी भाषी साहित्यकों के लिए अनावश्यक थे। ध्यान देने की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी हिंदी की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नोट्स के आधार पर तैयार किया गया था। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास अहिंदी भाषी साहित्यकों के लिए नहीं था। इस अंतर का बड़ा गहरा प्रभाव दोनों के साहित्यिक दृष्टि पर पड़ा, उनके इतिहासों पर पड़ा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं जो हिंदी साहित्य को नहीं जानता या हिंदी साहित्य के बारे में कुछ भ्रम जिन्होंने पाल रखे हैं या कुछ मिथक पाल रखे हैं, उनको द्विवेदी जी ठीक करना चाहते थे। द्विवेदी जी के समय से कुछ पहले ही ज्ञानाशासनों से बंधी हुई सीमाएं टूट रही थी। न सिर्फ साहित्यकारों ने इतिहास और समाज विज्ञान के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, बल्कि इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने भी साहित्य संस्कृति में सक्रिय रुचि दिखाई थी। सोचने विचारने की इस नई धारणा के परिणाम स्वरूप कालिदास से लेकर भक्तिकालीन लोक जागरण तक साहित्य और संस्कृति के इतिहास के संबंधित बहुत सारी नई सामग्री हमारे सामने आई और अनेक दृष्टियों और पद्धतियां नई उभरी और द्विवेदी जी ने उन पद्धतियों का उपयोग किया और उनके साथ में एक तरह का बहस जैसे कहनी चाहिए कि उनके लेखन में है। द्विवेदी जी ने एक बहुत विस्तार से जिस बात का जिक्र किया वो है कि भारतीय चिंताधारा का जो स्वाभाविक विकास है वो साहित्य के इतिहास में होता है। हिंदी साहित्य में उस चिंताधारा का विकास हुआ, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि वो जो दृष्टि है जो हिंदी में आता है वो अखिल भारतीय चिंतन का प्रश्न है, वो सिर्फ हिंदी का नहीं। इसलिए उनका सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय साहित्य की एकता का प्रश्न है, इसलिए भारतीय साहित्य में जो भी समान है वो दिखाना। दूसरी बात वो दिखाते हैं कि ये जो है धारा अविच्छिन्न है, ये साहित्य की जो धारा है वो बीच में टूटी नहीं है, लगातार बनी हुई है। इसलिए वो बराबर इस बात पर बल देते हैं कि हिंदी साहित्य के जो विकास की परंपरा है वो अविच्छिन्न है। और आप देखते हैं कि ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसका जो पहला अध्याय है उस पहला अध्याय का शीर्षक ही है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। कैसे स्वाभाविक रूप से ये विकसित हुई और कहीं बाहर से नहीं आई है, किसी दूसरे के प्रभाव के कारण नहीं हुई है, ये हमारे भीतर से तैयार हुई है। अपनी इस स्वाभाविक व लोक चिंता के माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्य के मूल्यांकन की एक नई भूमिका तैयार की। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, यदि आप इधर आएँ तो अपनी लिखी एक छोटी सी पुस्तिका दिखाऊंगा। पुस्तक का नाम होगा भारतीय साहित्य की प्राण धारा या ऐसा ही कुछ। हिंदी साहित्य की भूमिका के संबंध में नामवर जी ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली ये पहली हिंदी पुस्तक है। अनेक साहित्यकारों का वैयक्तिक परिचय देने का मोह छोड़कर इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य के विराट पुरुष और उसके सामूहिक प्रभाव तथा साहित्यिक इतिहास के माध्यम से युग युगांतर के माध्यम से आती हुई अबाध हिंदी जाति की विचार सरणी और भाव परंपरा का दर्शन कराया। ये इसके पुस्तक का महत्व है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार करते समय अविच्छिन्नता की अपनी इस मान्यता के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी का ध्यान जिन समस्याओं पर गया वे बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इतिहास संबंधी अपनी पुस्तकों में द्विवेदी जी ने यह आकांक्षा व्यक्त की है कि हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबद्ध करके देखा जाए। हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंताधारा को भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन और बौद्ध अपरन साहित्य, कश्मीर के सेवों आदि को भी देखा परखा जाए और साहित्य के इतिहास को जन चेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया जाए। ये अविच्छिन्नता की जो अवधारणा है वो उनके साहित्य बोध के साथ ही उनकी सांस्कृतिक चेतना और इतिहास दृष्टि से भी जुड़ती है। अपनी इस मान्यता को उन्होंने साहित्य इतिहास के साथ ही निबंधों और उपन्यासों में भी अनेक जगहों पर रेखांकित किया है कि इस जगत का हर कण अनिवार्यतः एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि हमारा इतिहास पढ़ना तब तक व्यर्थ है
जब तक हम उसे इस जीवंत मानव प्रवाह के साथ एक करके न देख सकें। हमारे देश का इतिहास यदि सचमुच वे हमारे देश का है, आज भी निश्चय ही हमारे घरों में, गांवों में, जातियों में, खंडरों में इस देश के जर्रे जर्रे में चिन्ह छोड़ता जा रहा है। जब तक देश के इन प्रत्येक कणों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं स्थापित होता, तब तक हम साहित्य का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये द्विवेदी जी की जो मान्यता है, अगर आप देखें तो इस उदाहरण में द्विवेदी जी साहित्य के बारे में नहीं कहते। साहित्य तो ठीक है, जो भी आपने किताब लिखी उनकी रचनाओं की एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे जो सक्रिय ताकत है या जो हमारे पास में उपलब्ध है, जो खंडरों में, चिन्हों में, स्मृतियों में, उन सब को द्विवेदी जी बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने अपने इतिहास चिंतन में हिंदी भाषा और साहित्य को के सुदूर अतीत की चिंताधारा से जोड़ा और हिंदीतर प्रदेशों को भी जगह दी। उनका मानना है कि हमारी भाषा का जो पुराना साहित्य है वो प्रांतीय सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। हिंदी साहित्य का अध्ययन बंगला, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि पड़ोसी साहित्यों को जाने बिना लाभकर नहीं हो पाएगा। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को भारतीय साहित्य के इतिहास के अंग के रूप में देखना चाहिए और ये उनकी प्रमुख विशेषता। महान विचारक जाति की चिंताशील व्यवस्था के द्योतक है। इसीलिए किसी ग्रंथकार के ग्रंथ विशेष को हम केवल उसी तक सीमित रहकर अध्ययन नहीं करते, बल्कि उसे समूचे भारतीय साहित्य के विराट ग्रंथ के रूप में देखते हैं। साहित्य इतिहास के संबंध में उनका मत है, जब हम किसी साहित्य के इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो वस्तुतः उस जाति की संपूर्ण चिंता राशि, अनुभूति परंपरा और संवेदनशीलता का परिचय पाना चाहते हैं। कालिदास, भवभूति, तुलसीदास और बिहारी परस्पर जितने भी भिन्न क्यों न हो, वह वस्तुतः संपूर्ण भारतीय जाति के भिन्न अवस्था और अनुभूति परंपरा के परिचायक है। ये जो इनके बीच की जो भेद है, इस भेद के भीतर जो अभेद छिपा हुआ है, इस अभेद की व्याख्या करने की जरूरत है। इसके अलावा द्विवेदी जी ने लोक और शास्त्र की बात भी कही कि लोक और शास्त्र का समन्वय होना चाहिए और वो हमेशा शास्त्र के साथ लोक को लाते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय साहित्यिक परंपरा में शास्त्र और लोक को एक ही परंपरा के दो आधार मानते हैं और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि लोक एक वैकल्पिक परंपरा है, लेकिन ये वैकल्पिक परंपरा शास्त्र के विपरीत नहीं है। या तो वो शास्त्र को समृद्ध करती है और या शास्त्र के एक दूसरे हिस्से को बताती है, जो हिस्सा शास्त्र में पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुआ, या शास्त्र पर कई बार लोग टिप्पणी करता है, वो टिप्पणी भी एक तरह से महत्वपूर्ण है। इन दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, और आगे भी लिखा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो केवल संयोग और सौभाग्यवश प्राप्त हुई पुस्तकों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल का बहुत सारा हिस्सा लुप्त हो चुका, और लुप्त हो चुका तो जो सामग्री हमें मिली है हम उसी के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें। द्विवेदी जी का नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संयोग से मिल गई किताब, न भी मिलती कुछ और मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। हिंदी का साहित्य संपूर्ण लोक भाषा का साहित्य है, उसके लिए संयोग से मिली हुई पुस्तकें पर्याप्त नहीं है। पुस्तकों में जो लिखी हुई बातों से हम समाज की किसी विशेष चिंताधारा का परिचय प्राप्त करते हैं, पर उस विशेष चिंताधारा के विकास में जिन पार्श्ववर्ती विचारों और आचारों ने प्रभाव डाला था, वे बहुत संभव है पुस्तक रूप में कभी लिपिबद्ध हुए ही नहीं हो, और यदि लिपिबद्ध हो भी गए हो तो संभवतः प्राप्त न हो सके हो। अगर ऐसा हुआ, लिपिबद्ध ही नहीं हुए, तब भी वो इतिहास का हिस्सा है, और द्विवेदी जी की नज़र, द्विवेदी जी का ध्यान उस पर भी जाता। इतिहास में इतिहासकार किसी घटना के प्रसंग में इन प्रश्नों का उत्तर खोजता है कि वे कब और कहाँ घटित हुई, साथ ही यह भी कि वे क्यों और कैसे घटित हुई। इतिहास की समझ में इतिहासकार की आलोचनात्मक प्रश्नाकुलता, जिज्ञासा और खोज की अभिव्यक्ति होती है। द्विवेदी जी मानते थे कि श्रुति परंपरा की व्यापक उपेक्षा साहित्य के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत की उपेक्षा है। वाचिक साक्ष्य को उनका उपयुक्त महत्व दिए बिना समकालीन साहित्य को कोई सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी शास्त्रज्ञ तो थे ही, लेकिन उनकी शास्त्रज्ञता लोकोन्मुख थी। वे इतिहास में किंवदंतियों, लोक वार्ताओं, मिथकों, लोक विश्वासों आदि का सहारा लेने से परहेज नहीं करते थे, और बल्कि कई बार उन पर वो अतिरिक्त रूप से निर्भर करते थे। उनके अनुसार किसी भी ऐतिहासिक सामग्री का स्रोत क्या है,
ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। किंवदंतियों, लोक कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्य के कल्पनाशील तत्व कब इतिहास में सेंध लगाकर इतिहास बनने लगते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। और इस बारीकी को जो इतिहासकार नहीं जानता, वो ढंग से इतिहास नहीं लिख सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि में एक द्वंद्व लगातार दिखाई देता है। यह द्वंद्व कालिदास के साहित्य तथा गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति से प्रभावित अभिजात्य बोध अथवा कुलीनता बोध और सहज लोक मत के बीच है। द्विवेदी जी पर संस्कृत की अभिजात परंपरा का गहरा प्रभाव था, बड़ा गहरा आकर्षण था उनके मन में। दूसरी तरफ उनकी सृजनशीलता में बाणभट्ट के व्यक्तित्व का भी प्रभाव कम नहीं है। वह बाणभट्ट जो अभिजात कुलीन समाज को हमेशा अलग रहा। कालिदास और बाणभट्ट उनकी इतिहास चेतना के दो छोर है। कालिदास में शास्त्रीय मर्यादाओं का अद्भुत निर्वाह दिखाई पड़ता है, तो बाणभट्ट के भावबोध में लोक जनोचित मर्म का। द्विवेदी जी का लोक और लोक धर्म, लोकमत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोक संस्कृत बुद्धि की धारणा से थोड़ा सा अलग है। द्विवेदी जी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई ये समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं। आमतौर से जो हमारा व्यावहारिक ज्ञान है वो पोथियों पर निर्भर करता है, लेकिन जिनका पोथियों पर निर्भर नहीं होता वो लोक है। वो किताब से नहीं, वो श्रुत परंपरा से आते हैं, पिता से, दादा से, उनसे पहले से युगों से जो बातें चली आ रही है वो ज्ञान का आधार है। तो द्विवेदी जी के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में लोक और शास्त्र का भेद तो मिलता है, परंतु लोक की किसी अलग संस्कृति और उसके किसी पृथक साहित्य का उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्र और लोक के बीच द्वंद्व की इस प्रक्रिया का आकलन करते हुए द्विवेदी जी ने भारतीय इतिहास की एक और विशेषता की ओर संकेत किया है। वह यह कि लोक के दबाव में शास्त्र ने कभी कभी अपने आप को लचीला बनाकर लोक की बहुत सी विशेषताओं को अंतर्भुक्त कर लिया। वो लोक की शामिल होगी, तो दूसरी ओर शास्त्र वंचित लोग भी अपने अनुभव संचित विचारों को सुसंगत और समृद्ध बनाने के लिए शास्त्र का सहारा लेते रहें। इसलिए लोक और शास्त्र उनके यहाँ कोई विपरीत चीज़ नहीं है। दूसरी बात जो द्विवेदी जी कहते हैं कि परंपरा का निरंतर साहित्य का इतिहास और भी अन्य इतिहासों की तरह दो उनके जो सिद्धांत है उस पर चलता है। एक तो निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा परिवर्तन का। निरंतर्य भी होता है और ये निरंतर्य परंपरा का अंग है। वहीं परंपरा परिवर्तन में भी के भीतर भी निरंतरता का कुछ अंश विद्यमान रहता है। इस प्रकार परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परंपरा के आवरण में लगातार चलती रहती है। बाहर से अचल दिखने वाली परंपरा भी धीरे धीरे परिवर्तित होती है। इसकी तरफ द्विवेदी जी बराबर ध्यान देते रहते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास की विविध प्रक्रियाओं में से सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया की तुलना में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जो साहित्य है वो तो उसी संस्कृति का हिस्सा है। इतिहास को देखने परखने की ये जो समझ है, इसमें द्विवेदी जी ने किसी कृति का मूल्यांकन इतिहास एवं संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया। उनका मानना था कि किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए हमें समूची ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अनुशीलन करना होगा। इसका कारण है कि मानव समुदाय की जो चिंतनशीलता है वो देश काल के अनुसार परिवर्तित होते हुए भी परंपरा से बंधी रहती है। अपनी पहली पुस्तक जो सूरदास पर लिखी थी, सूर साहित्य नाम से, जो 1936 में छपी, उसमें उन्होंने प्रेम तत्व की व्याख्या की और जयदेव, विद्यापति और चंडीदास की राधा के साथ सूर की राधा के प्रेम का सूक्ष्म पार्थक्य दिखाया। ये उनकी इसी इतिहास दृष्टि का परिचय। हिंदी साहित्य की भूमिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने इस बात पर बल दिया कि साहित्य निश्चय ही पहले से चली आती हुई प्रवृत्तियों का अनुकरण मात्र नहीं होता, लेकिन यह भी सही है कि वे परंपरा से पूरी तरह विच्छिन्न होकर भी आदर नहीं पा सकता। अपनी इसी दृष्टि से द्विवेदी जी मध्ययुगीन काव्य की विभिन्न धाराओं के मूल उत्स को पहचान सकें। द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि में परंपरा की समझ, वर्तमान का बोध और भविष्य की चिंता व्याप्त है। इसलिए द्विवेदी जी परंपरा और आधुनिकता की तुलना एक आदमी के चलने से करते हैं। उनका कहना यह है कि परंपरा में एक पैर चलता है और एक पैर जो है खड़ा रहता है। जो खड़ा रहता है वो परंपरा है, जो पैर चलता है वो आधुनिकता। अगर दोनों पैर से आप खड़े रह गए तो आपकी तो कोई गति नहीं, और दोनों पैरों से आप एक साथ चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए परंपरा
विकसित होती है हमेशा, और इसीलिए खड़ा पैर परंपरा है और चलता हुआ पैर आधुनिकता है। और इस तरह दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध में ही एक तरह की गति देखने को मिलती है। इसके अलावा द्विवेदी जी ने इतिहास के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया कि हमें इतिहास को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार जो चीज़ समाप्त हो चुकी है वो चीज़ समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ उसके अध्ययन के द्वारा हम हमारा भविष्य बना सकते हैं। इसी तरह से वो साहित्य और संस्कृति में शुद्धतावाद का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है वो अनेक ग्रहण और त्याग से है, सिर्फ आर्य संस्कृति नहीं है, दूसरी संस्कृति के तत्व भी हमारे सामने आए हैं। इसलिए उन्होंने अशोक के फूल में लिखा, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवलवाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। विभिन्न संस्कृतियां जो विकसित हुई है वो मनुष्य की जिजीविषा की अभिव्यक्ति करते हैं। मनुष्य जिंदा रहना चाहता है, और जो इस मनुष्य की जिंदा रहने को ताकत देता है उसको द्विवेदी जी कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ आलोचकों ने इस पर भी जोर दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चिंतन और लेखन है वो एक तरह से दूसरी परंपरा है, वो परंपरा वो नहीं है जो परंपरा हमारे सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। इसलिए वो शुद्धतावाद के विरुद्ध ये जो दूसरी परंपरा है और कबीर को महत्व दिया उन्होंने। हालांकि उनकी एक और विशेषता है कि वो कबीर को महत्व देते हैं लेकिन तुलसी का खंडन नहीं करते, सूरदास का खंडन नहीं करते। उनके लिए वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। एक के विरोध से दूसरा नहीं चाहिए, एक दूसरे से भड़काते नहीं। तो ये जो द्विवेदी जी की दृष्टि है वो कुल मिला करके एक समग्रतावादी जीवन दृष्टि है, जो कहते हैं कि हमारे जो पुराने आचार्य हैं वो हमारे ही हैं, हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, और भले ही उनसे कुछ गलतियां हुई हो या वो आज हमारे लिए काम के नहीं हो, हम उनसे सहमत नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतिहास का जो वो हिस्सा है उस हिस्से के प्रति जिससे हम असहमत हैं उसके प्रति भी द्विवेदी जी के मन में आदर भाव है, जिसका वो उल्लेख करते हैं। और इतिहास में जिसको दबाया गया, जो पीछे रह गया है, द्विवेदी जी उसको अपने सामने रखने की भी कोशिश करते हैं। तो द्विवेदी जी ने इस तरह से जो हमारे मध्ययुगीनता है, जो हमारे जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन पुरानी मान्यताओं का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो मूलतः आधुनिकता की तरफ है। हालांकि उनका जो मध्य युग है वो मध्य युग, मध्यकालीनता, हमारे यहाँ की मध्ययुगीनता पश्चिम की मध्ययुगीनता से अलग है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पश्चिम की मध्ययुगीनता एक अंधकार युग की मध्ययुगीनता है जो हमारे यहाँ नहीं है। इस तरह से द्विवेदी जी की जो साहित्य दृष्टि है वो एक तरह से समग्र मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है। वो पूरी परंपरा का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं, जो मैं हमको पसंद नहीं है उसे भी नहीं छोड़ना, उसे भी रखना, इतिहास में उसकी भी जगह है। इसलिए वो जो अविरल धारा है, अविच्छिन्न हिंदी साहित्य की हमारी जो भारतीय समाज और की जो चिंताधारा है, उस चिंताधारा के एक चिन्ह के रूप में पुस्तक आती है। तो पुस्तक माध्यम है उस सभ्यता और संस्कृति की अविच्छिन्न धारा का, जिसका अखिल भारतीय स्वरूप है, और जिसकी तरफ द्विवेदी जी बार बार अपने छोटे छोटे निबंधों के माध्यम से, आलोचनात्मक पुस्तकों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से और हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं।